नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। बिहार से निकली जातिगत जनगणना की चिंगारी ने अब चुनावी राज्यों को भी अपनी चपेट में ले लिया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़। ये दोनों ही राज्यों में जातिगत जनगणना का मुद्दा चुनावी तपिश को और बढ़ा रहा है। यहाँ एक और मध्य प्रदेश में सत्ता आने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाली कांग्रेस ने जनता से सरकार बनने पर जातिगत जनगणना का वादा किया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की सत्ता पर बैठी कांग्रेस ने भी चुनाव के बाद सरकार बनते ही जातिगत जनगणना का भरोसा प्रदेश की जनता को दिया है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेस जातिगत जनगणना करवाएगी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। प्रियंका गांधी के जातिगत जनगणना के ऐलान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है कि जातियों की गणना करेगी, लेकिन जो गरीब हैं और 2011 की सूची में मकान मांग रहे थे, प्रधानमंत्री ने सरकार को 16 लाख मकान का पैसा भेज दिया, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें मकान नहीं दिया और अब जाति जनगणना कर क्या चलाना चाहते हैं। कांग्रेस 16 लाख मकान का क्यों नहीं देना चाहती? प्रदेश में 16 लाख मकान जो नहीं बने उसकी भरपाई कौन करेगा? तो आज इसी मुद्दे पर हम भी विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी चर्चा में जुड़ेंगे। उसके पहले आप सुनिए सियासी बयानबाजियां। लेकिन जब सही बात आती है जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई रहेगा। भूपेश बघेल का ट्वीट है, देखिए उनके ट्वीट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी की बात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एज इट इज अपने ट्वीट में जगह दी और उसके नीचे हैशटैग लिखा है छत्तीसगढ़ का भरोसा कांग्रेस। तो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश या फिर वो तमाम राज्य जहां पर कांग्रेस मान लीजिए भविष्य में सत्ता में आती है, तो क्या वहां पर जातिगत जनगणना के बलबूते सियासत करने का तरीका भी चेंज होगा और इससे राजनीति कितना चेंज होगी, जनता इसको कितना सीरियसली ले रही है, क्योंकि फाइनली ये जनता के डोमेन में ही जाना है। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। सत्य प्रकाश सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है। सुनील चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज में। चर्चा की शुरुआत सत्य प्रकाश जी आपसे। जातिगत जनगणना, बिहार सरकार की जातिगत जनगणना के वो जो आंकड़े आए हैं, अभी तो उसी की बहस बहुत बिल्कुल चल रही है। किसी को उस आंकड़े पर विश्वास नहीं है, तो कोई कह रहा है कि आंकड़े सही नहीं है, दुरुस्त करने चाहिए। खैर वो सब एक अलग बात पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। पर छत्तीसगढ़ की जनता क्या प्रभावित होगी अब आप लोगों की इस घोषणा पर? सत्य प्रकाश जी। हेलो जी बोलिए। जी जी देखिए, एक बात मैं बोलूंगा कि जब चुनाव का समय आता है तो मोदी जी ओबीसी ओबीसी करते हैं, और जब देने की बात आएगी, हक देने की बात आती है, तो इधर उधर की बातें करने आते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें करने आते हैं। तो देखिए, एक जब हमारा संविधान ही बना था तो वो बना तो इसलिए कि हर जाति वर्ग को समान अधिकार मिल सके, ताकि वो समाज में साथ में चल सके, साथ में कदम पे कदम मिला सके। इसके लिए वो जो संविधान के लागू किया गया, उसमें जो रिजर्वेशन की बात हुई वो भी इसलिए आया गया। तो अगर हम अभी बात करते हैं, अब देखिए उस समय संविधान के हिसाब से था, अभी अगर जाति की गणना करने में क्या दिक्कत है भाई? आप अभी जाति के हिसाब से पॉपुलेशन भी तो बढ़ गया होगा। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में हेड काउंट करवाया तो ओबीसी के जो लोग 52% निकले, जिसके तहत हमने 27% आरक्षण दिया।
जो अभी भी रुका हुआ है बीजेपी की कुकृत्य की वजह से राजभवन में। तो उस हिसाब से अगर पूरे भारत में हो जाए उसमें क्या तकलीफ है भाई, जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतना हक मिलेगा, तो हक की बात है ना। तो जैसे मैंने बोला कि इसमें क्या दिक्कत क्या है, मोदी जी बात करते हैं ओबीसी 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 को हक देने की बात आ रही है तो हिंदू मुस्लिम करने लग रहे हैं, इधर उधर की बातें करने लग रहे हैं। देखिए 2011 में जब यूपीए की सरकार थी हमने 4000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था और आर्थिक सर्वेक्षण जनगणना करवाया था, जिसको रिपोर्ट आते आते 2013 हो गई, उसका चुनाव हो गए, सरकार बदल गई। मगर 2015 में इनके सबसे बड़े नेता थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हम इसको प्रभावशाली तरीके से लागू करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ है। अब उसी जनगणना की बात अलग तरीके से करते हैं कि गलत है, ये है, वो है, मगर इन्हीं के जो स्वर्गीय बड़े नेता थे उन्होंने बात मानी थी और प्रभावशाली तरीके से लागू करने की बात की थी, मगर आज तक वो लागू हुआ नहीं है। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि तकलीफ कहां है। देखिए तकलीफ यही इनके साथ हो रही है कि आज जब महंगाई और बेरोजगारी के लोग सवाल कर रहे हैं और आज जब हर वर्ग का आदमी अपने हक की मांग बात कर रहा है तो उसको दबाया जा रहा है, उसको कुचलाया जा रहा है, उसको भ्रम फैला के हिंदू मुस्लिम धर्म हिंदुत्व इसमें कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुद्दे से भटकाया जा सके भारत की जनता को। मगर आज देखिए पर ये बताइए हिंदू मुस्लिम ठीक है, हिंदू मुस्लिम भी सही नहीं है, लेकिन अगर हम जातिगत जनगणना में इतना डीप जाएंगे कि जाति फिर उसकी उपजाति और तमाम चीजों पर, तो ये भी तो सही नहीं होगा ना। क्या बिहार सरकार की अगर इतनी अच्छी पहल होती तो सभी जितनी पार्टियां हैं सबको एकजुट होकर समर्थन करना चाहिए था कि भाई बिहार सरकार की इस पहल का हम सब अक्षरशः पालन करते हैं और जितना अच्छा काम बिहार सरकार ने किया ये तो मतलब वाकई में अद्वितीय है, पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अगर हर चीज को हम पक्ष विपक्ष का नजरिया बना लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि एक स्वस्थ जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, खैर फिर भी ठीक है। सत्य प्रकाश जी आप बोलिए। देखिए विवेक जी वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने खुद ने बोला कि बिहार सरकार ने लागू किया मतलब जनगणना करवाया, तो विपक्ष के नाते वो इसको नहीं स्वीकार करेंगे, वो तो राजनीति को करना ही है। और देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, जैसे मैं बार बार बोलना चाहे मोदी जी अपना उदाहरण दे दे चाहे इनके नेता और उदाहरण दे, गिरिराज सिंह भी अपने जाति के बारे में बात करते हैं, अपने यहाँ गढ़वाल जो राजस्थान में इनके जो नेता है वो अपनी जाति की बात करते हैं, तो इस हिसाब से उन लोग जाति की बात खुद भी करते हैं। मगर वही तो बात हो रही है ना कि अगर जाति वर्ग कोई विशेष वर्ग अपना हक मांग रहा है, जैसे मैं छोटा सा उदाहरण ओबीसी के इसलिए बार दे रहा हूँ क्योंकि मोदी जी खुद अपने आप को बोलते हैं। तो अगर पूरे भारत की बात करूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं क्योंकि कहीं कहीं 62% भी है, तो अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो 40% के आसपास होगा ओबीसी पूरे भारत में, क्योंकि अगर सब प्रदेशों का थोड़ा थोड़ा पता ही रहता है उस हिसाब 40% होगा। तो अब देखिए ओबीसी अगर 40% है पूरे भारत में तो उनको हक नहीं मिलना चाहिए क्या? तो बात वही हो रही है कि भाई जिसकी जितनी है उसको हक देना चाहिए। और 2011 के बाद से जनगणना नहीं कराई है, 2021 हो जानी चाहिए थी, जनगणना नहीं कराई। आप जनगणना करवा लीजिए, इसमें कॉलम डाल दीजिए जाति का, जनगणना तो आपको वैसे भी करवाना है, हर 10 साल पे होना चाहिए, आपने अभी तक नहीं करवाया, तो उस पर कॉलम डाल दीजिए कि भाई जाति में साथ में पूछ लीजिए, तकलीफ क्या है। उसमें देखा जाए तो प्लानिंग अच्छी तरीके से हो पाएगी, भारत सरकार को चाहिए चाहे प्रदेशों की सरकार में भी उसमें अच्छी तरीके से प्लानिंग हो पाएगी। जिसकी जनगणना होगी उसके हिसाब से उसको प्लानिंग के हिसाब से उसको योजनाएं दी जाएगी, उससे तो आगे उसको बढ़ाया जाए, उसकी जिंदगी को संवारा जाए, उसकी जिंदगी और ऊपर बढ़े, समाज के साथ जीने लायक बने, तो ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी और नेक सोच है। अगर यही फलीभूत हो तो फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन जातियों को आगे बढ़ने का पूरा हक है जिनका हक मारा गया। सुनील चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, अगर ये इतनी अच्छी चीज है, मैं अगर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने क्यों नहीं लागू की, क्यों नहीं सोचा इस बारे में? आप भी सोचते। 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई, ठीक है, कोरोना के आपने हवाला दिया था कोरोना के कारणों का, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है साहब कि सरकार में आते ही एमपी हो या कांग्रेस एमपी हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों जगह पर जातिगत आधारित जनगणना होगी, जैसा बिहार सरकार ने करवाई है। जी, जोहार छत्तीसगढ़। देखिए, जातिगत जनगणना का जो विषय है, मैं तो सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत में कब हुई है जातिगत जनगणना? हुई क्या कि कभी हुई क्या? आप मुझे बता दें, कभी हुई कि नहीं हुई, या कब हुई थी? देखिए, ये अंग्रेजों की पार्टी, जो फूट डालो राज करो की नीतियों पर शासन करने वाले लोग, उन्हीं अंग्रेजों ने 1931 में जातिगत जनगणना जो है उस देश में कराई थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी जातिगत जनगणना जैसी बात आई नहीं। और जातिगत जनगणना का जब विषय आया तो इनके वरिष्ठ नेता, इनके जो कांग्रेस के संस्थापक रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी,
हो, चाहे आप देखेंगे कि उस समय के जितने भी वरिष्ठ नेता रहे हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, सारे लोगों ने एक शब्द पर विरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए, इससे भारत की व्यवस्था जो है उसमें काफी ये तकलीफें तैयारी तो उत्पन्न करके होने आए लगी। हैं अच्छे से। फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। बिल्कुल, मैं मैं आपको और आप ही की बात को बढ़ा रहा हूँ, बोलिए। बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में, आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप आ जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी छत्तीसगढ़ में आए थे बोलिए। और उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा कि माननीय ये जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे ना, मैं उसमें स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वो कहते थे कि भारत के संसाधनों में सबसे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। अब मोदी जी ने स्पष्ट किया है और मैं भी पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, जातिगत जनगणना यदि होती है तो 100 करोड़ में कौन आएगा और 20 करोड़ में कौन आएगा? तो क्या 100 करोड़ बिल्कुल सुनील जी, आपकी बात को हम जारी रखेंगे। एक बयान हमारे दर्शकों को सुनाना चाह रहे हैं और उस बयान के बाद सुनील जी से चर्चा हमारी अभी जारी रहेगी। सुनते हैं। लेकिन जब सही बात आती है जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई रहेगा। जातीय गणना की बात करते हैं कि जातियों की गणना करेंगे। अरे भाई, जो गरीब हैं, जो 2011 की सूची में मकान मांग रहे थे, मोदी जी ने 16 लाख मकान का पैसा भेज दिया, पर आप उनको मकान नहीं दिए। और आप जाति गणना करके क्या करना चाहते हो? क्या जो गरीब दलित है, आदिवासी हैं, उनको आप मकान देना नहीं चाहते? ये आप जातीय गणना के पीछे 16 लाख परिवारों का मकान क्यों रोक कर रखे हैं भूपेश जी? और प्रियंका जी, शायद आपको भूपेश जी ने ये बताया नहीं कि प्रियंका जी, मैंने 16 लाख मकान 5 साल से रोक के रखे हैं। आप चुनाव के समय आएंगी तो कह दीजिएगा कि 10 लाख अगले 5 सालों में बनाकर देंगे सरकार आई तो। ये 16 लाख प्रियंका जी जो मकान नहीं बने, इसकी भरपाई कौन करेगा? छत्तीसगढ़ की बहन बेटियां जिसका आशियाना आपकी सरकार ने छीना है, वो आपको कभी माफ करने वाली नहीं है। चलिए, सुनील जी से हमारी चर्चा लगातार जारी थी। सुनील जी बोलिए। जी देखिए, आपने बयान सुन लिए। माननीय प्रियंका जी यहाँ पर आई थी, उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार आएगी तो, अगर लगाया मतलब उनके मन में भी संशय है कि सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नहीं आ रही है। और अब मैं इससे और थोड़ा आगे बढ़ता हूं। देखिए, क्वांटिफाइबल डेटा आयोग इन्होंने गठन किया। मुख्यमंत्री जी स्वीकार करते हैं कि हमने हेड काउंट करवा लिया है, जैसे कि अभी प्रवक्ता महोदय भी कह रहे थे कि हेड काउंट करवा लिया। प्रवक्ता जी तो और आगे बढ़ करके कह दिए कि 52% ओबीसी है, जबकि मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैनल में उन्होंने कहा 44% ओबीसी है। खैर, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। जी बोलिए। अब ये अलग अलग जो इन लोग बोलेंगे, क्योंकि कोई डेटा सार्वजनिक हुआ नहीं है, तो सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आप क्या अपने लेकर के रखे हुए थे क्या? एक और इनके जो है माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी गला फाड़ चिल्ला रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और वहीं उनके सीएम बाजू बैठ करके आज जो ट्वीट कर रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, वो उनकी बातों को धता बता रहे हैं। अरे भाई, अगर था ही तो क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट सार्वजनिक कर देते, बिहार सरकार से पहले करते थे। और मैं पूछना चाहता हूं, 2016 में कर्नाटक में जातिगत जनगणना हुई थी। अगर ये अपनी मां का दूध पिए हैं, इनमें दम है, तो कर्नाटक का सार्वजनिक करके दिखा दें। दिखा दें ये कर्नाटक का सार्वजनिक करके, इनको सब समझ में आ जाएगा। अरे किसको तो क्या दिक्कत क्या होगी वहां से? मान लीजिए कर्नाटक का ही नहीं, मान लीजिए कर्नाटक का सार्वजनिक कर दिया तो क्या दिक्कत होगी? कांग्रेस से पूछिए ना, कांग्रेस से पूछिए, वो चिल्ला रहे जातिगत जनगणना। आप मतलब इसका भी स्टडी किए होंगे ना, आप कह रहे हैं दम है तो कर दीजिए। अरे मेरी पूरी स्टडी है, चूंकि वो सार्वजनिक नहीं है, क्वांटिफाइबल डेटा भी सार्वजनिक नहीं है, तो उस पर क्या चर्चा की जाए? मैं वही कह रहा हूं कि दम है तो करके दिखाइए। और दूसरी एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं साहब, कि क्वांटिफाइबल डाटा की बात आप कर रहे हो, आरक्षण की बात आप कर रहे हो। जब आरक्षण के विषय में लोकसभा में आया था मामला, तो कांग्रेस ने विरोध किया था कि नहीं किया था आरक्षण का?
बताएं इस बात को। आरक्षण विरोधी कांग्रेस रही है कि नहीं रही है? उच्च सदन में लोकसभा राज्यसभा विरोध करी थी कि नहीं करी थी? और ओबीसी की बात करते हो, 27% ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने वाले मोदी जी है। ओबीसी चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं सत्य प्रकाश जी से। 27 मंत्री बनाने के लिए ठीक है, अब सुनील जी, सुनील जी चाहिए इन लोगों को। अब जवाब सुनिए सत्य प्रकाश जी। तो सुनेंगे। सुनील भैया को दर्द यही हो रही है ना कि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार 14 पे कैसे चलेगी। 15 साल हम इतना वाहवाही करते रहे। सुनील जी सुनिए ना, प्लीज अभी देखिए 10 मिनट हमारे पास है चर्चा में। बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है चर्चा की, तो बढ़िया चलने दीजिए। उनको बोलने तो दीजिए, पहले बोलने। अरे तो सुन तो लो, तथ्य की बात ही कर रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा एक दो पहले तो जवाब देना चाहूंगा। विवेक जी आप देखिए, इतने विवेक जी आप इतने तेज पत्रकार है, इतने दिवस पत्रकारिता कर रहे हैं। थोड़ा सा सुनील भैया से पूछिए कि मनमोहन सिंह जी ने कब बोला था। ये मैं एकदम चैलेंज दे रहा हूँ इनको, कोई वीडियो दिखा दे, कोई बयान दिखा दे मनमोहन सिंह जी ने अगर ऐसा बोला हो। ये पूरी भाजपा जो झूठ फैलाती है वो, अरे बोलने में तो सारा मैं बोल रहा हूँ, आपने भी ऐसे बोला है, बोलने में क्या जा रहा है? मगर आपका प्रमाण होना चाहिए। ये झूठ का भाव फैलाने वाली राजनीति की चलती है। अब देखिए वही दिक्कत, आप सुन लीजिए, तकलीफ ही हो जाती है। ठीक है, सच्चाई रखो तो तकलीफ हो जाती है। सुनील जी देखिए, ऐसे ना उनकी बात समझ में आएगी ना आपकी बात। अच्छी बात थोड़ा सा देखिए, बहुत गंभीर विषय है, तो चर्चा अगर अलग पृथक चर्चा हो। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, अब 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, अंग्रेजों के साथ। सुनील जी विशेष विनम्र निवेदन है आपसे, निवेदन है, थोड़ा सा आप सुनिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। आप पर्याप्त अवसर आपको मिलेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी का नहीं आया था। अरे मैं आपको दे दूंगा, सुन तो लीजिए पहले। 1925 में इनके जो आरएसएस का गठन होता है, मुखबिरी ये करते हैं, माफी ये मांगते हैं, और हमारी पार्टी साथ ये मना कर रहे हैं। देखिए बहुत गंभीर विषय है, आप लोग थोड़ी चर्चा को अगर एक करके हम करें तो बेहतर होगा। सत्य प्रकाश जी सिर्फ आप अपनी बात रखिए। एलिगेशन हो गया, अब सिर्फ सत्य प्रकाश जी अपनी बात रखिए। फिर वही बात है, मैं अपनी बात ही रख रहा हूँ। सुनील भैया को दर्द क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, सुनील जी आप सुनिए ना। अरे ये सुनील जी आप सुन ही नहीं रहे, आपको सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए थोड़ा। जो ट्राइबल जातिगत जनगणना। अच्छा ठीक है सत्य प्रकाश जी आप मत बोलिए। सुनील जी आप बोलिए, आप किस गंभीर विषय की और हमारे दर्शकों को कौन सा गंभीर विषय आप बताना चाहते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, बोलने दीजिए। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, ये शुरू से नीचे जो जाति है उसको दबाने कुछ नया काम शुरू से किया है। 1952 देखिए ऐसे एक साथ आप लोग चर्चा करते हुए 3 मिनट हमारा भी जाया जा। इन्होंने हमेशा ये चाहा है कि पिछले जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, हमेशा उसको दबा के रहे, हमारे साथ कुचल कर रहे। देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लेता हूँ, आदिवासी वर्ग को इन्होंने कैसे दबा के रखा। आप बात कीजिए 15 साल में वहां स्कूल नहीं दे पाए, 15 साल में हॉस्पिटल नहीं दे पाए, 15 साल में सड़क नहीं दे पाए। ये हालात इन्होंने कर दिए थे, स्कूल बंद कर दिए थे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा पिछड़ा वर्ग को दबाने कुचलने का काम किया है, संविधान को प्रतियां जलाने का काम किया है। 1952 में जंतर मंतर में संविधान। सुनील जी कृपया आप सुन लें तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। हालात थे आज जब वही वर्ग, आज जब निचला दबा वर्ग जो चाहता है, मैं अपना हक मांगता है, अपने समाज में जिंदा, फिर वही बात, समाज में जीने का हक मांग रहा है, समाज में बराबरी का हक मांग रहा है, तो उनको दिक्कत हो रही है। अरे हर ओबीसी वर्ग हो, एससी एसटी वर्ग हो। चलिए ठीक है, आपने चूंकि सीधे सवाल बोला है। हाँ सत्य प्रकाश जी, आपने चूंकि सीधे सवाल पूछा था कि सुनील जी को चैलेंज है कि इस तरह का बयान अगर मनमोहन जी ने दिया है तो बताएं। बोलिए सुनील जी। भाई मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं आपकी बात को दोहरा के बोल रहा हूँ, मैं आपकी ही बात को दोहरा के बोल रहा हूँ। मैं तो इंडिया न्यूज से आग्रह करना चाहता हूं, मैंने आपके चैनल में भी वो खबर देखी थी, आपके पास सारा है, इसके लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप चौथे लोकतंत्र के, ठीक है, चूंकि सत्य प्रकाश जी ने सीधा आपसे सवाल किया था। इंडिया न्यूज को नहीं कर रहा हूं मैं। सुनिए तो, सत्य प्रकाश जी का सवाल आपसे था, तो मैं चाह रहा हूँ जवाब आप दीजिए। अगर मेरे से पूछे होते मैं तुरंत जवाब देता। उन्होंने कहा है और मैंने देखा भी है, सुना भी है। अरे झूठ मूठ का मत बोलो, अरे इतना झूठ मत बोलो भाई। उन्होंने क्या बोला वो सबके सामने है। अब तो इंटरनेट झूठ फैलाने का काम है, इंटरनेट का जमाना है, सब काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं आपका।
अरे निचले वर्ग को थोड़ा सा उठने का मकसद चाहिए उनको चाहिए कि हम भी समाज में जी सके, उनको चाहिए कि हम भी आगे बढ़ सके, समाज में सबके साथ चल सके। आप लोग 9 साल उनको दबा के रखे हो, 15 साल पहले दबा के रखे हो। आज जब हर समाज बोल रहा है कि हमको आगे बढ़ना है, निचला समाज बोल रहा है हमको साथ में चल रहा है, तो आपको दिक्कत हो रही है। आज महंगाई में दिक्कत हो रही है, बेरोजगारी में दिक्कत अच्छा हो रही ठीक है, ठीक है सुनील जी, सुनील जी, अच्छा सुनील जी सुनिए तो, सुनील जी सुनिए तो, आपको मनमोहन जी का वो बयान पूरा याद है? मनमोहन जी ने जो बयान दिया था सब दशा याद है। हाँ तो एक बार बोलिए, एक बार उसी बयान को बोल दीजिए, एक बार उसी बयान को बोल दीजिए आप। अरे विवेक जी, अरे ये पढ़े कम पढ़े लोग क्या मालूम इंग्लिश को, उसी बयान को बोल दीजिए, अक्षरशः उसी बयान को बोल दीजिए। इनको समझ नहीं आएगा, सब दिक्कत नहीं हुआ होगा। बोलिए, पढ़े लिखे होते तो समझ में आता है। आप सुनिए तो, बयान है वो, सुनिए तो सुनील जी, उसी बयान को अक्षरशः बोल दीजिए। बोलिए। मैंने तो बोल दिया कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते इस बात को बोले थे कि इस देश के संसाधनों में पहला हक अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। सुनील भैया इंग्लिश का वो आपका समझ नहीं आया होगा, इंग्लिश का आपका समझ नहीं आया। चलिए अब आपने बोल दिया, आपने बोल दिया, ठीक है। अब इसका जवाब सत्य प्रकाश जी आप दीजिए। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। अब उनको बोलने तो दीजिए, आपसे इसीलिए बुलवाया था मैंने। अब आप सुनिए, बोलिए सत्य प्रकाश जी। क्या बयान था? हाँ बोलिए। क्या ये बात प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली थी कि देश के जो संसाधन है उस पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, उसमें विशेषकर मुसलमानों का होगा? क्या ये बात सही है? नहीं, मैं पूरा बता दूं। वो इंग्लिश में बयान था, वो उन्होंने इंग्लिश में भाषण दिया था, वो इसलिए इनको समझ नहीं आया होगा। उन्होंने ये बोला था कि भारत में जो भी संस्थाएं हैं, जो भी चीजें हैं, जो भारत की संपत्ति है, उस पर हर किसी का हक है, और हर किसी में वो SC ST का भी हक है, माइनॉरिटीज का भी हक है, जो पिछड़े वर्ग हर किसी का हक है। उन्होंने ये बोला था, उन्होंने बोला था कि सबका हक बराबरी का हक है। तो ये उनका बयान था, और वो भी इंग्लिश में बयान था। इसीलिए पूरे भाजपा के लोग पढ़े लिखे तो रहते नहीं है, इनको समझ नहीं आया होगा, दिक्कत वही हुई होगी। थोड़ा विवेक जी आप बता दीजिए, वो इंग्लिश में भाषण था कि नहीं था, इतना बता दीजिए आप। मैं अगर गलत बोल रहा बता दे, तो इंग्लिश में भाषण था कि नहीं था, तो वही सब आपके इंडिया न्यूज चैनल के प्रतिष्ठित चैनल पे सब दूध का पानी का पानी हो जाएगा। ये सिर्फ झूठ की राजनीति करने का यहाँ का है, सिर्फ भ्रम फैलाने का राजनीति है। इन्होंने एक लाइन बताया, मैंने तो आपको लाइन बता दी उन्होंने क्या बोला। सुनील भैया सिर्फ एक लाइन बता रहे हैं कि ऐसा बोला, मैं तो आपको पूरा लाइन बता दिया ना उन्होंने क्या बोला। तो आप सब इंडिया न्यूज के जो चैनल पे जो दर्शक है वो समझ रहे हैं कि भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मैंने आपको पूरा जो डिटेल बता दिया मैंने, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ झूठ बनाना है, सिर्फ भ्रम फैलाना है, किसी जाति का हक नहीं देना है। ओबीसी नरेंद्र मोदी करते रहेंगे, मगर ओबीसी को हक नहीं देंगे। हमें इनका यही दिक्कत हो रहा है, चुनाव के समय ओबीसी बन जाना है। जब मांग की बात आएगी, जब हक की बात आएगी, पर एक बात बताइए, की बातें करेंगे। एक चीज सत्य प्रकाश जी, आपकी ही बात से इस कार्यक्रम का समापन होगा। बहुत बार चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, भाजपा हो, उन्होंने आरोप तो लगाया है कि 16 साल पहले जो भाषण दिया था आदरणीय मनमोहन सिंह साहब ने, उसमें कहीं ना कहीं ये जो बात कही गई थी, अब किस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी बात तो मनमोहन जी बता सकते हैं, लेकिन कही तो गई थी, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। बहुत जगह वही मैंने बोला ना, उन्होंने ये बोला था कि जो संस्थाएं हैं, मैं बता तो रहा हूँ, ये पढ़ने के लिए आते देश के लिए छूट बराबरी का हक है, होता है। ठीक है, ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सत्य प्रकाश जी और सुनील जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया करता हूं। बड़ी बहस में आज चर्चा कुछ और शुरू हुई और पहुंची कहीं और। चर्चा शुरू हुई थी जातिगत जनगणना से और पहुंची पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिए हुए उस कथित बयान पर, जिसमें बीजेपी आरोप लगाती है कि मनमोहन सिंह जी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है तो वो अल्पसंख्यक समाज का है, उसमें भी विशेषकर मुस्लिम समाज का। ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। इस बयान पर पलटवार और फिर स्पष्टीकरण, क्योंकि इसे स्वीकार कांग्रेस नहीं कर सकती, आज की स्थिति में भी नहीं और पुरानी स्थिति में भी नहीं, और बीजेपी इस बयान को छोड़ना नहीं चाहती। बस इतना ही फर्क है। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।